लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इनकी तरह आप भी सोच रहे हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड्स कट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ट्रैप है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के सिस्टम के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे लूटने के लिए बनाई गई है। अब देखो, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये उनका बिजनेस मॉडल है। क्रेडिट कार्ड्स को बेसिकली डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि उनका डिफॉल्ट आउटकम हमेशा और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बैंक को फेवर करे। तुम्हारी वो छोटी छोटी गलतियां कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो उनका बिजनेस मॉडल है। सबसे पहले अपना ये जो क्रेडिट कार्ड वाला इमोशंस है, इसको थोड़ा साइड में रखो और समझो कि बैंक क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाती है। तो बेसिकली बैंक 3 जगह से पैसे कमाती है। स्ट्रीम नंबर 1, मर्चेंट फी। जब भी तुम किसी शॉप में जाकर अपना कार्ड स्वाइप करते हो, तो शॉपकीपर बैंक को उस ट्रांजैक्शन अमाउंट का कुछ 1 to 3% चार्ज देता है। लाइक अगर तुम 1000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हो, तो शॉपकीपर को मात्र उसमें मिलते हैं 980 रुपए और बैंक ले जाता है 20 रुपए। विच मीन्स कि तुम जितना ज्यादा कार्ड स्वाइप करोगे, बैंक उतना ज्यादा कमाएगा। नाउ स्ट्रीम नंबर 2 इज इंटरेस्ट। ये वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम है जो बैंक को सबसे ज्यादा पैसे कमा कर देती है। लेट्स से अगर तुम अपने मंथली बिल पूरा पे नहीं करते, तो जो तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है, जो कि मंथली कुछ 2 to 3.5% होता है, और ये ईयरली 24 to 42% कंपाउंड होता रहता है। अब इसके अलावा एक और तरीका है जिससे बैंक इंटरेस्ट से पैसे कमाती है, और वो है मिनिमम ड्यू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ स्ट्रीम नंबर 3 इज अदर फीस, लाइक लेट पेमेंट फी, कैश विड्रॉल फी, EMI प्रोसेसिंग चार्जेस, ओवर लिमिट पेनल्टी। ये सारे वो छोटे छोटे फीस है जो क्वाइटली आपकी स्टेटमेंट में ऐड होते रहती है, और आपको तब तक पता नहीं चलता जब आप फाइनल मंथली स्टेटमेंट खोलकर नहीं देखते। अब ये सब से एक चीज बहुत क्लियरली समझ आती है, ये क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट डिजाइन ही ऐसे किया गया है जहां तुम्हारी स्पेंडिंग और तुम्हारी मिस्टेक्स दोनों से उनका प्रॉफिट लॉक हो जाए। अगर तुम यहाँ स्मार्ट हो और थोड़े डिसिप्लिन हो, तो वो कमाएंगे तुम्हारे स्वाइप रेवेन्यू से, और अगर तुम गलती करते हो और कहीं कंट्रोल लूज करते हो, तो वो कमाएंगे तुम्हारे इंटरेस्ट और फीस से, which creates a win-win situation for them on the both sides। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो 6 लूट टेक्टिक्स जिससे क्रेडिट कार्ड सिस्टम चुपचाप तुमसे पैसे निकालती है। साथ ही एंड में मैं तुम्हें दूंगा एक सिंपल प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, जिससे तुम क्रेडिट कार्ड यूज भी कर सको और उनके ट्रैप में भी ना फंसो। टैक्टिक नंबर 1, मिनिमम ड्यू का इल्यूजन। यार मैंने तो मिनिमम ड्यू पे कर दिया है, बिल्स भी सारे क्लियर हो गए, मतलब मैं सेफ हूँ। पर यहाँ रियलिटी क्या है? मिनिमम ड्यू सिर्फ आपको पेनल्टी से बचाता है, इससे तुम्हारा डेट क्लियर नहीं होता। लाइक बची हुई अमाउंट पे इंटरेस्ट शुरू हो जाता है सेम डे से, और वो इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है जब तक तुम फुल पे नहीं करते। अब यहाँ पर बैंक इससे कमाता कैसे है? तुम मिनिमम ड्यू पे करते रहो और उधर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा जब तक तुम्हारा डेट क्लियर नहीं होता, उनका उधर पैसिव इनकम बनता रहता है। तो यहाँ पर आप इससे कैसे बच सकते हो? सिंपली ऑटो पे फुल स्टेटमेंट अमाउंट सेट कर दो, और मिनिमम ड्यू सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केस में ही यूज करो। लाइक अगर आपके पास सच में पैसे नहीं है तो, अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। नाउ टैक्टिक नंबर 2, बिलिंग साइकिल का कंफ्यूजन। यार मेरे पास तो 30-40 दिन है, बिल आराम से पे करता हूँ। पर देखो यहाँ रियलिटी कुछ और है। क्रेडिट कार्ड में 3 इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट जनरेशन डेट। अब ये वो डेट होता है जिस दिन आपका फाइनल मंथली बिल जाकर जनरेट होता है। दूसरा होता है ड्यू डेट। अब ये वो डेट है जिस दिन तक आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल फाइनली पे करना होता है। और तीसरा आता है पेमेंट प्रोसेसिंग टाइम, विच इज समवेयर अराउंड 24 to 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन का टाइम। अब अगर यहाँ तुम कंफ्यूजन में लेट हो गए, तो तुम्हारा ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है और इंटरेस्ट शुरू हो जाता है ऑन द सेम डे, प्लस लेट फी भी अलग से लग सकती है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर केस से बैंक कैसे कमाती है? लेट्स से आप आपके कंफ्यूजन से कभी लेट पेमेंट कर दिया, तो बैंक वहाँ एक लेट फी और इंटरेस्ट चार्ज करती है, प्लस
एक बार अगर रिवॉल्विंग डेट में आप आ गए तो आपका बिहेवियर पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है और कहीं ना कहीं तुम उसे हैबिचुअल बना देते हो। अब यहाँ आप इस पर्टिकुलर केस से बच कैसे सकते हो? सबसे पहले आप अपना एग्जैक्ट स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट जाकर चेक कर लो। फिर आप अपने ड्यू डेट से कुछ 2-3 दिन पहले तक का एक रिमाइंडर सेट कर लो, जिससे आपके पास पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए बफर टाइम मिल जाएगा और लास्ट डे का कोई रश भी नहीं होगा आपके पास। अब आता है टैक्टिक नंबर 3, लेट फी एंड हाई इंटरेस्ट। यार एक बार लेट हो गया तो क्या हुआ, सिर्फ 500,000 का ही तो लेट फी है और इंटरेस्ट भी कुछ 3% मंथली है ना, क्या ही हो जाएगा। पर यहाँ पर रियलिटी कुछ और है। लेट फीस एक बार नहीं होता, अगर तुम बार बार लेट हो तो ये पर्टिकुलर चीज़ स्टैक होते रहती है। प्लस आपका क्रेडिट स्कोर इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जिससे आपके फ्यूचर लोन्स और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और वो छोटा सा 3% मंथली इंटरेस्ट ईयरली 36 से 42% बन जाता है। अगर आपका 10,000 का ड्यू है और तुम सिर्फ मिनिमम ड्यू यहाँ पे कर रहे हो तो असली पे ऑफ अमाउंट जाकर डबल हो जाता है टाइम के साथ। तो बैंक यहाँ से कमाती कैसी है? सबसे पहला है लेट फी, जहाँ से आता है इनका इमीडिएट रेवेन्यू। दूसरा होता है इंटरेस्ट कंपाउंडिंग, जहाँ से इनको मिलती है इनकी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू। तो तुम्हारा डेट साइकिल अगर एक्सटेंड होता रहता है तो तुम इनके लंबे टाइम तक कस्टमर बने रहते हो। अब यहाँ पर इससे आप बच कैसे सकते हो? सबसे पहली चीज़, ऑटो पे फुल अमाउंट और स्पेंडिंग में थोड़ा सा बफर रखो अपने पास। कोई नए स्पेंडिंग्स मत करो और जल्द से जल्द अपने प्रीवियस ड्यूज को क्लियर कर दो। नाउ टैक्टिक नंबर 4, EMI नॉर्मलाइजेशन। यार ये तो नो कॉस्ट EMI में मिल रहा है, ईजी इंस्टॉलमेंट्स भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ले लेता हूँ उसे। पर यहाँ पर रियलिटी कुछ और है। EMI तुम्हारे वॉन्ट्स को डेट में कन्वर्ट कर देती है और नो कॉस्ट EMI में ऑफन आपको डिस्काउंट्स नहीं मिलते जो कि आपको रियल कैश पे मिलते हैं। प्लस प्रोसेसिंग फीस अलग छुपा होता है उसके अंदर, फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं अगर आप जल्दी क्लोज करना चाहते हो। तो यहाँ पर बैंक इससे कमाती कैसी है? EMI से अक्सर हम महंगी चीज़ें खरीदने लगते हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं खरीदते और हमारा रिलेशनशिप बैंक के साथ कुछ 6 से 12 महीने का बढ़ जाता है। प्लस प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस ऑन टॉप ऑफ दैट एक्स्ट्रा पैसा ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे सिंपल आंसर है नो EMI। EMI सिर्फ प्लान्ड और बिग परचेजेस के लिए ही रखिए जहाँ पर आपका बजट क्लियर हो। प्लस कोई इम्पल्स बाइंग के लिए EMI मत लो। नाउ टैक्टिक नंबर 5, कैश विड्रॉल और इमरजेंसी फीचर्स। यार मंथ एंड आ गया, बैंक अकाउंट में भी ज़्यादा पैसे नहीं है, एक काम करता हूँ क्रेडिट कार्ड से थोड़ा कैश विड्रॉ कर लेता हूँ। पर यहाँ पर रियलिटी क्या है? कैश विड्रॉल क्रेडिट कार्ड का सबसे कॉस्टली फीचर है। यहाँ पर बैंक इससे कैसे कमाती है? पहला है अपफ्रंट फी, जो कि होता है 2.5 से कुछ 3%। लाइक अगर आपने 10,000 रुपए निकाले तो 250 to 300 रुपीज इंस्टेंटली कट हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट से। दूसरा है हायर इंटरेस्ट रेट, विच मीन्स यहाँ कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता और सेम डे से इंटरेस्ट चालू हो जाता है। प्लस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस चलता है जो कि नॉर्मल परचेज से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो यहाँ पर आप इससे कैसे बच सकते हैं? फर्स्ट, नेवर एवर विड्रॉ कैश वाया योर क्रेडिट कार्ड। आप थोड़ा इमरजेंसी फंड्स सेपरेटली अपने सेविंग्स अकाउंट में रख लो, बिकॉज कैश विड्रॉल फ्रॉम क्रेडिट कार्ड इज नॉट एन इमरजेंसी सॉल्यूशन बट इट्स अ डेट ट्रैप। नाउ टैक्टिक नंबर 6, रिवॉर्ड्स और स्पेंडिंग पावर का इल्यूजन। यार ये लैपटॉप 1.5 लाख का है पर मेरे पास तो 2 लाख का लिमिट है, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, प्लस रिवॉर्ड पॉइंट्स भी हैं तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पर यहाँ रियलिटी कुछ और है। क्रेडिट कार्ड लिमिट तुम्हारी स्पेंडिंग पावर नहीं है, बल्कि ये बैंक का ट्रस्ट है जो तुम्हें उन्हें रीपे करनी है। और रिवॉर्ड्स, ये तो सिर्फ तभी रिवॉर्ड्स है जब तुम फुल पेमेंट ऑन टाइम करो, और अगर एक बार भी इंटरेस्ट लगा तो तुम्हारे सारे रिवॉर्ड्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ 10,000 की शॉपिंग की और आपको उसमें 200 का कैशबैक मिल गया, मतलब 2%, लेकिन एक मंथ का इंटरेस्ट होता है 3% जो कि कुछ 300 रुपए, मतलब आपका नेट लॉस यहाँ हो गया 100 रुपए का। तो यहाँ पर बैंक इससे कमाती कैसी है? रिवॉर्ड से तुम ज़्यादा स्पेंड करते हो और ओवर स्पेंडिंग से समटाइम्स तुम अपना कंट्रोल खो बैठते हो, और यहाँ से बैंक कमाती है इंटरेस्ट और फीस, जो कि होता है उनका रियल प्रॉफिट। अब यहाँ पर आप इससे कैसे बच सकते हो? पहला है क्रेडिट लिमिट को एक ट्रैप समझो, ना कि आपकी बाइंग पावर। दूसरा, स्पेंड ओनली व्हेन यू वांट टू पे द फुल अमाउंट ऑन द सेम मंथ। और तीसरा है रिवॉर्ड्स चेज मत करो, बल्कि अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो। ओके,
अब जो मैं तुम्हें बोलूंगा वो इस पूरे वीडियो का एजेंडा क्लियर कर देगी। क्रेडिट कार्ड्स एक्चुअली उनके लिए डिजाइन किया गया है जिनको एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास स्टेबल कैश फ्लो है, डिसिप्लिन हो, तो क्रेडिट कार्ड तुम्हें रिवॉर्ड्स देगी, कन्वीनियंस देगा और क्रेडिट स्कोर बनाएगा। तो बेसिकली तुम क्रेडिट कार्ड सिस्टम को यूज कर रहे हो। लेकिन अगर यहाँ तुम्हारा कैश फ्लो अनस्टेबल है, पैसे को लेके आप डिसिप्लिन नहीं हो और हर टाइम मिनिमम ड्यूज पे करते हो, तो यहाँ तुमसे इंटरेस्ट और फीस निकाली जाती है, विच मीन्स यहाँ सिस्टम तुम्हें यूज कर रही है, ना कि तुम सिस्टम को। तो क्रेडिट कार्ड्स कोई रिवॉर्ड्स या फ्री मनी टूल नहीं है, बल्कि ये एक बिहेवियर बेस्ड प्रॉफिट मशीन है। यदि बैंक नोस कि मेजॉरिटी लोग अपना डिसिप्लिन और कंट्रोल कभी ना कभी लूज कर ही देंगे, और वो माइनॉरिटी से स्वाइप रेवेन्यू से कमाएंगे और मेजॉरिटी से इंटरेस्ट और फीस। अब यहाँ तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस साइड पे रहना चाहते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट एंड स्टे इन कंट्रोल। अरे ये तो एक्सपायर्ड कार्ड है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.